तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है आज चैप्टर का नाम है सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इन केस आप आगे एमबीए वगैरह करते हो तो इस चैप्टर से स्पेशली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप एमकॉम करो उस बेस पे भी। स्टार्ट करते हैं सर। क्या है, सुबह सुबह की क्लास है आज एक्स्ट्रा क्लासेस लिया थोड़ा सा। तो कहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। कॉस्ट का मतलब होता है सर खर्चा। और यहां सबसे मेन है कि हमने अपने लाइफ में कैपिटल का मतलब कुछ और समझा था और इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल का मतलब कुछ और है। यहां कैपिटल का मतलब है इक्विटी। सर ये तो पहले से ही पता था, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले से पता था सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले से पता था सर। यहां पे डेट यानी डिबेंचर प्लस में लोन, इन सभी की बात करें, तीनों को मिला के हमारा यहां पे कैपिटल कहलाएगा। तो इसके ऊपर क्या कॉस्ट आएगा वो हम इस चैप्टर में जानेंगे डिफरेंट तरीके से। तो दैट इज चैप्टर का नाम हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो कहीं चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफी बच्चे कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैं होने नहीं दूंगा। ऐसा करेंगे इस बार चैप्टर कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि चैप्टर के अंदर क्या डिफिकल्टीज थी, कहां थी। एकदम इजी तरीके से हम करने वाले हैं। चलिए, तो सर मैं अपने तरीके से पहले लिख लेता हूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए, सबसे पहले कैपिटल का मतलब क्या है सर। कैपिटल का मतलब यहां पे है, कैपिटल का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, और प्लस डिबेंचर से, प्लस लोन से। इन सभी को जब ऐड ऑन करोगे तो इसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, अकाउंट्स में तो देखो कैपिटल का मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस होता है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा सा बदल दिया गया, बोला गया ये हमारा कैपिटल होता है। अब मैं एक सिंपल सा एक पॉइंट पूछना चाहता हूं। मान लो मेरे पास 10% डिबेंचर है और 10% डिबेंचर जो है वो रुपीस 1 लाख का, 1 लाख का। तो बताओ, मेरा इसको जो मैंने 1 लाख रुपए का डिबेंचर, एक तरीके से मेरा कर्जा है, ये मेरा डेप्ट से, ये मेरा डेट है ये। तो मान लो ये जो डेट है इसके ऊपर मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कोई बता दो मुझे कमेंट में। कोई बताओ मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए मैंने कर्जा लिया है, इस पे मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कोई बता दो। कोई बताइए इस पे कितना इंटरेस्ट, कमेंट में बताइए। देखते हैं कौन स्टूडेंट बता रहा है। आयुषी ने कहा सर 10,000, विवेक ने भी कहा सर 10,000। तो आप सभी के आंसर्स जो है, सभी के आंसर, बाकी और बच्चे भी कमेंट दिया करो, नहीं तो फिर पता है क्या होता है कि आपका जैसे जैसे कमेंट दोगे ना और चीजों को बताओगे तो आप जुड़े रहोगे। नहीं दोगे कमेंट, आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करोगे, भले ही मैं पढ़ूं ना पढ़ूं वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन आपको अपनी तरफ से ड्यूटी पूरी करनी है, कमेंट लिख देना है। तो अभी आयुषी और विवेक नहीं बताए, बाकी स्टूडेंट भी बताएं भाई। तो यहां पे आपका जो इंटरेस्ट है, सही जवाब है 10,000। तो मैं सिंपली कहूंगा कि आपका ये कॉस्ट है, कॉस्ट है। और कॉस्ट ये किस टर्म्स में है, ये रुपीस के टर्म्स में है। कॉस्ट किस टर्म्स में है, रुपीस। तो 1 लाख रुपए का आपको पैसा लेने में आपकी जो कॉस्टिंग आएगी वो आएगी 10,000 रुपए साल का।
तो अगर मैं सिर्फ इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालूं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ रुपीस की बात करें तो बोलोगे 10,000, और इन टर्म परसेंटेज की बात करेंगे तो 10%। सपोज करो एक हम ऐसा एग्जांपल मान लेते हैं, हमारे बिजनेस में कोई कैपिटल नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, ये सिंपल है। तो अगर मेरे से इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाए तो भैया 1,00,000 को अगर हम लेके चल रहे हैं तो उसके ऊपर ब्याज हमारा जा रहा है, तो कितने परसेंट होगा हमारा सर? 10% हमारा माना जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, माना जाएगा 10% माना जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मैं बता रहा था आपको, अगेन बता रहा हूं कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर हम सारी चीजें मान ले तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहने वाला है सर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% रहने वाला है। चलो एक मैं छोटा सा सवाल पूछता हूं। मान लो मेरे पास, ध्यान से जवाब देना, मेरे पास मैंने 2,00,000 रुपए का लोन लिया, 2,00,000 रुपए का लोन लिया, और इस पे ब्याज मैंने 10,000 रुपए भरा। 10,000 रुपए मैंने क्या दिया? इस पे इंटरेस्ट दिया। तो मुझे बताओ इसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है परसेंटेज के टर्म्स में? देखते हैं कौन बताएगा परसेंटेज के टर्म्स में कॉस्ट क्या पड़ रही है। बताइए फटाफट, परसेंटेज के टर्म्स में कॉस्ट क्या पड़ रही है? कमेंट में जवाब दीजिए। विवेक ने जवाब दिया 5%, और बिल्कुल सही जवाब है। आपने निकाला 10,000 और डिवाइडेड बाय 2,00,000 इंटू में 100 करके आपने क्या करा? 5% निकाल लिया। तो जो ये आपने 5% मुझे बताया, इसे ही बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि कॉस्ट हमारा मतलब खर्चा, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? हमारा खर्चा, और कैपिटल ये सब है। तो इन सभी के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज के टर्म्स में हमें रिप्लाई करना है, एग्जामिनर को बताना है। कोई भी जानना चाहता है कि यार हमने इतने सारे पैसे बिजनेस में लगा रहे कि उसका हमारे ऊपर कॉस्ट का क्या इंपैक्ट, मतलब कितना खर्चा हमारे पॉकेट से देना ही देना पड़ रहा है। तो ऐसे डिबेंचर का, लोन का तो हमें दिखता है। सेम हम इक्विटी शेयर का भी सीखेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर को इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड के रूप में पैसे दे रहे हैं। तो मान लेते हैं कि 100 रुपए का शेयर है और मैंने आपको 5 का डिविडेंड दिया, तो कॉस्ट मेरी कितनी पड़ गई? 5% पड़ गई। तो हमें एक पूरे ओवरऑल हमें ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉस्ट निकालना है कि कितना होगा। तो मान लो 5% इसका पड़ गया, 6% इसका पड़ गया, 8% इसका पड़ गया। तो हमें इन सभी को जोड़ के परसेंटेज बताना है कि कितना पड़ेगा। तो सभी को 5 और 6, 11 और 8, 11 और 8 19% हमारा टोटल कॉस्ट पड़ रहा है। इसी तरीके से इसको WACC हम नाम दे देंगे, आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सबसे पहले आपको समझ में आया कि किस कॉस्ट की बात कर रहा है और कैपिटल का मतलब क्या है। तो हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे किसका सर? प्रेफरेंस शेयर का सीख लेंगे, डिबेंचर का। एक एक करके पहले इनके परसेंटेज को निकालना सीखेंगे, फिर इन सभी के परसेंटेज को कंबाइन करके निकालना सीखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से 100% आएगा, और एग्जाम में किसी एक का परसेंटेज निकालने को आ सकता है, आपके पास एक का परसेंटेज निकालने को आ सकता है। तो जैसे हमारे बुक के अंदर भी क्वेश्चंस देखा जाए तो सबसे पहले हमें दे रखा है डेट का, तो हम डेट के ऊपर आ जाते हैं। पहला पॉइंट हम सीखेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, अब डिबेंचर, हालांकि अकाउंट्स में हमें सिखाया जाता है कि डिबेंचर एक ही तरीके का होता है, दैट इज रिडीमेबल। लेकिन एफएम के अंदर बोला जाता है कि भाई कंपनी बहुत सारी पुरानी भी हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए डिबेंचर यहाँ पे 2 टाइप से हो सकते हैं। नंबर 1 इज रिडीमेबल और दूसरा इररिडीमेबल। एक हो सकता है हमारा डिबेंचर इररिडीमेबल, इररिडीमेबल, और एक हो सकता है हमारा रिडीमेबल। सर अब ये दोनों क्या होता है? देखो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। मुझे नहीं पता आपको कितना आता है, नहीं आता, और कितनी समझ है, कितनी नहीं है। मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा आपको लग भी सकता है कि सर ये सारी चीजें पता है, लेकिन बिल्कुल बेस से पढ़ने में मजा ही कुछ है। बिल्कुल ब्लैंक होके बैठा करो मेरे सामने कि भैया हम सीख रहे हैं बस। रिडीमेबल का, इररिडीमेबल का मतलब होता है जिसका पैसा
वापस ना किया जाए। मतलब सर पहले होता क्या था कि अगर मान लेते हैं XYZ लिमिटेड कंपनी ने एक डिबेंचर इशू किया 1 लाख रुपए, और अगर आपने इस कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए तो कंपनी कहती थी ये 1 लाख रुपए तो हम कभी आपको वापस नहीं देंगे, लेकिन हाँ हर साल का हम आपको क्या देते रहेंगे, ब्याज देते रहेंगे, 1 लाख वापस नहीं करेंगे। 1 लाख अगर कंपनी का मन करता है तो वापस कर देगी, अदरवाइज आप मांगोगे तो आपको हम नहीं देंगे आपके अकॉर्डिंगली। तो ऐसे डिबेंचर्स जिसमें पैसे तो आपके ब्लॉक हो गए लेकिन ब्याज मिलता रहेगा, उसको बोला गया इररिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल जिसको रिडीम ना किया जा सके। दूसरा ऑप्शन आया कि सर कंपनी बोल सकती है कि हम आपके ये ब्याज देंगे लेकिन 10 साल के बाद आपके पैसे वापस कर देंगे, यानी एक टेन्योर फिक्स कर दिया कि इतने टाइम के बाद हम पैसे को क्या करेंगे, वापस कर देंगे। तो जो ये टेन्योर फिक्स कर दिया इतने टाइम के बाद हम पैसे वापस करेंगे, उसको क्या बोला जाएगा, रिडीमेबल डिबेंचर। तो अगर इररिडीमेबल डिबेंचर है तो ऐसे सिचुएशन में बोला गया हम सबसे पहले जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है इसको डिनोट करने वाले हम किससे, केडी से। स्मॉल में डी लिखना है, केडी। के स्टैंड फॉर कॉस्ट, यहां पे के का मतलब होगा कॉस्ट और डी स्टैंड फॉर डिबेंचर, तो इसको हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को केडी के नाम से जानेंगे अब। तो यहां पे हमारा केडी का फॉर्मूला बताया गया सर, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट 1 माइनस में टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। चलिए एक एक करके समझते हैं, और इनटू में 100। सर इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है। टी क्या है यहां पे, टी स्टैंड फॉर टैक्स रेट। इसका नेट प्रोसीड्स क्या होता है, जिसको हम एनपी बोलेंगे। एनपी स्टैंड फॉर फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए, हमने बहुत पढ़ा है, सेकेंड सेमेस्टर में भी और 12th में भी देखा होगा। फेस वैल्यू होता है एक जिसका फेस वैल्यू होता है, प्लस में अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम, और माइनस में अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट। ठीक है, यानी एनी काइंड ऑफ जो खर्चा लगेगा वो होगा नेट प्रोसीड्स। चलिए सर आगे देखते हैं। अब सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूले को हम समझेंगे। हम फॉर्मूले में अगर मैंने अभी एक आपसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल पूछा और विवेक ने आंसर भी दिया था मुझे, कि मैंने कहा था मेरा 2 लाख रुपए का लोन है और इस पे अगर 10,000 रुपए का ब्याज देता हूं, तो विवेक ने बताया था कि सर 5% आपका इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 5% की कॉस्टिंग है। उन्होंने क्या किया था, 10,000 जो कि आपका क्या था, इंटरेस्ट था, और डिवाइडेड बाय 2 लाख, 2 लाख रुपए का आपका क्या हो गया, ये लोन हो गया, और इनटू में उसने क्या कर दिया 100। तो ये वाली कहानी तो मुझे विवेक ने पहले ही बता दी है, इंटरेस्ट, और जो 2 लाख रुपए इसी को हम नेट प्रोसीड्स भी बोल सकते हैं। ये कहानी तो हमें पहले से ही पता है और आप लोगों ने बता दिया। लेकिन पंगा ये आता है कि सर वाई 1 - t क्यों, इसको समझते हैं। आप मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूंगा, आप समझाइएगा तो आपको पता चलेगा 1 - t क्यों करते हैं, और बहुत जगह करना पड़ेगा तो आपको क्लियर रहेगा। चलिए आइए, आपके सामने मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाता हूं। सपोज करिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख का है और मेरा सैलरी खर्चा 1 लाख का है। तो यहां पे मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट मेरा बता दीजिए मुझे फटाफट, मुझे जानना है मेरा नेट प्रॉफिट। सर इतना आसान सवाल क्यों पूछ रहे हो, पूछने दो अभी मुझे फिलहाल। 1 लाख रुपए का मेरा नेट प्रॉफिट आएगा, ये मैंने आपके लिए तैयार किया पी एंड एल, ये तैयार किया पी एंड एल। और जो मैं अपना टैक्स रेट मान के चल रहा हूं कि मेरा टैक्स रेट जो है वो है, मैं सरकार को जिस पे टैक्स दूंगा वो मान लेते हैं कि 30% मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा। तो यहां मेरा प्रॉफिट 1 लाख है, 1 लाख के प्रॉफिट पे मेरा आफ्टर टैक्स
आफ्टर टैक्स हमारे पास कितना पैसा आएगा ये बताना है। 1 लाख रुपए था, इसमें से माइनस कर देंगे, 1 लाख में से माइनस कर देंगे टैक्स, तो कितना आएगा टैक्स हमारा 30,000। तो हमारे जेब में आया 70,000, हमारे पॉकेट में कितना आया 70,000 रुपए हमारे पॉकेट में आ गया। अब आप मुझे बताइए ये जो 70,000 रुपीस आया तो ये हमारे पॉकेट में टोटल नेट प्रॉफिट के तरीके से आया। आते हैं अगला एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से देखिएगा दोनों एग्जाम्पल, फिर आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जीपी 2 लाख, सैलरी मान लेते हैं 70,000, ठीक है। और मैं यहां पे डिबेंचर भी ले लेता हूं, मेरे पास 10% डिबेंचर है ₹3 लाख। तो जो 3 लाख रुपए का मेरा 10% डिबेंचर, इस पे ब्याज बताओ कितना बनेगा, इस पे इंटरेस्ट फटाफट कमेंट में बताओ कितना बनेगा, और उस इंटरेस्ट को क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, मुझे ये जवाब दीजिएगा। उस इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, ये बताइए। उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। चलो मैं इसको तो 1 लाख ही ले लेता हूं, 1 लाख ही ले लेता हूं, ठीक है। 1 लाख या 30,000 पे समझेंगे, दो एग्जाम्पल ले लेंगे, चलो 70,000। तो सर 30,000 दिखाएंगे, ओके। तो इंटरेस्ट आएगा 30,000, इंटरेस्ट कितना आया 30,000। मैं इसको 1 लाख ही ले लेता हूं, 1 लाख पे अच्छा एग्जाम्पल बन जाएगा। इंटरेस्ट ले लिया 30,000। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कि मेरा जो नेट प्रॉफिट होगा वो क्या होगा। अगेन नेट प्रॉफिट जो मेरा आएगा वो 70,000। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइएगा सर क्या पूछना चाहते हो। मैं बात ये पूछना चाहता हूं, जब मेरा इंटरेस्ट नहीं था तो मेरे पास मेरे पॉकेट में कितने पैसे आ रहे थे। जब मेरे पास इंटरेस्ट का खर्चा नहीं था तो मेरे पॉकेट में कितने पैसे आ रहे थे, जवाब दीजिए। मेरे पॉकेट में कितने पैसे आ रहे थे, इसका जवाब देना है। जब मेरे पास इंटरेस्ट नहीं था तो मेरे पॉकेट में कितने पैसे आ रहे थे, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सबसे फास्ट जवाब देगा। मैंने कहा मेरे पॉकेट में कितने पैसे आएंगे बताइए। विवेक कहता है सर 1 लाख रुपए। जब मेरे पास इंटरेस्ट नहीं था, इसमें नहीं, इस वाले केस में मेरे पॉकेट में कितने पैसे आए। आयुषी का कहना है 70,000, विवेक का कहना है 1 लाख। और भी भाई जो बाकी स्टूडेंट है देख लेते हैं कौन कौन है लाइव में। जितने भी बच्चे हैं, चाहे आपका सब्बी है, निशिका है, सभी बच्चे जवाब दें इसमें। टैक्स रेट लगेगा, तो सर क्या आंसर आया हमारे पास। कुछ ने 1 लाख बोला और कुछ ने 70,000। तो मेरे पॉकेट में जो मैं घर ले जाऊंगा पैसे, मैं बताता हूं कितने होंगे। घर ले जाऊंगा मैं कितने, 70,000। घर ले जाऊंगा मैं 70,000, आफ्टर टैक्स 70,000। तो मैं अपने साथ घर, मेरे पेमेंट जिस मैं अपने खाते में रख सकता हूं, दैट इज 70,000। अब देखो मेरा यहां 30,000 का एक्स्ट्रा एक्सपेंस बढ़ गया। बताओ अब 30,000 का एक्स्ट्रा एक्सपेंस बढ़ने के बाद हमारा खर्चा कितना बढ़ा। आप बताओ मेरा खर्चा कितना बढ़ा, इसमें वाले में खर्चा कितना बढ़ा, एक्सपेंस कितना बढ़ा, कमेंट में बताइए। जब तक कमेंट में नहीं बताएंगे मजा नहीं आएगा। आप बताइए कमेंट में मेरा एक्सपेंस कितना बढ़ा है, जल्दी बताइए एक्सपेंस कितना बढ़ा है। एक्सपेंस कितना बढ़ गया बता दें फटाफट। दूसरे वाले एग्जाम्पल नंबर 2 का पूछ रहा हूं कि मेरा इस वाले केस में, एग्जाम्पल नंबर 2 वाले केस में मेरा एक्सपेंस कितना बढ़ गया है। सोच रहे हो।
टैक्स रेट लगेगा, बिल्कुल सही। तो मेरा इसमें कितना एक्सपेंस बढ़ गया, यहां पे एक्सपेंस कितना था हमारा 1 लाख, यहां पे एक्सपेंस कितना है मेरा, बोलो बोलो, मेरा एक्सपेंस कितना है यहां एक्सपेंस, जल्दी जल्दी बताइए। 70,000। फटाफट जवाब दीजिए, मेरा एक्सपेंस क्या बढ़ा। तो सिंपल सी बात है, मेरा एक्सपेंस यहां पे 30,000 बढ़ गया है, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम सोचे कि भैया हमारा खर्चा 30,000 बढ़ गया, आप तो यही बोलोगे ना कि आपका खर्चा 30,000 रुपए बढ़ गया है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और है। कैसे सर? यहां पे अगर मैं आफ्टर टैक्स निकालूं टैक्स, तो दैट इज मेरे पास कितना था प्रॉफिट 70,000, और 70,000 में से माइनस कर दूं अगर मैं टैक्स, तो दैट इज हमारा 21,000। और 21,000 को अगर हम देखें तो हमारे पास बचा 49,000। कितने बचे हमारे पास? 49,000। हमारे पास कितने बचा? 49,000। परसेंटेज में नहीं बताना, हमारे पास बचा 49,000। अगर मैं यहां पे खर्चा नहीं दिखा रहा हूं 30,000 का, तो कितने? 70। और अगर मैंने खर्चा दिखाया तो मैं अपने घर कितने ले जा पा रहा हूं? 49,000। तो अब मुझे बताइए, इस केस में मेरा 70,000 जा रहा था घर, और इस केस में मेरा 49 जा रहा है घर, तो मेरे ऊपर जो एक्सपेंस आया, मेरे जेब से एक्स्ट्रा पैसे कितने गए? एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ने की वजह से मैं कितने पैसे सरकार में अपने घर कम ले जा पा रहा हूं। मेरा एक्सपेंस बढ़ा, एग्री। एक्सपेंस बढ़ने की वजह से मैं अपने घर में वैसे भी कम पैसे ले जाऊंगा, लेकिन कितने कम पैसे ले गया? पहले कितना ले जा रहा था? 70, अब कितना ले जा रहा हूं? 49। तो कितने कम लेके जा पा रहा हूं? 21। तो कमाल की बात देखो, खर्चा मेरा बढ़ा कितने का? 30 का, लेकिन मैं अपने घर में कम 30,000 ले जाना चाहिए था। वैसे बायोलॉजिकल नॉर्मल पर्सन सोचेगा तो यही सोचेगा, यार 30 का खर्चा भर गया, 30 कम घर ले जाओगे। नहीं, टैक्स का बेनिफिट मिलता है आपको। तो आप कितना? 21 कम ले जा पा रहे हो। कितना कम ले जा पा रहे हो? 21। तो इसका मतलब ये जो 30,000 का खर्चा है, ये अगर नॉर्मल पर्सन देखे तो उसको दिखेगा साहब ये खर्चा कितने का है? 30,000 का है। लेकिन अगर कोई होशियार बच्चा देखता है, समझदार बच्चा देखता है, तो वो क्या कहता है कि हमारा खर्चा कितना है? हमारा खर्चा 21,000 हुआ है ज्यादा, क्योंकि 21,000 से ही तो मेरे पॉकेट पे बर्डन आया है, 21,000 से ही तो मेरा कम हो पाया है। तो इस सिचुएशन में वो कहेगा कि 21,000 रुपए मेरे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आने वाला है। तो फटाफट से हमने देखा। अब सर इसका मतलब सर हमने 10% खर्चा नहीं, आपका जो एक्चुअल खर्चा है देखो कैसे निकालोगे? 10% और इसमें 1 माइनस टी कर दो आप, तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस टी करोगे 10% पे तो 10, और इंटू में 0.7 हो जाएगा 1, और माइनस में आपका 10, टैक्स कितना है? 37। तो यानी 7% आ गया आपका। क्या आया? ये 7% आ गया। अब मुझे बताओ, ये 10% दिखावा है, ये 10% आपका कॉस्ट नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट तो आपका 21,000 पड़ रहा है, और 21,000 हम निकाल के दिखाते हैं, 7% ये आया। और अगर इस 3 लाख पे मैं 7% निकालूं तो मेरा खर्चा कितना बनता है? 21,000। दैट्स वाई एक्चुअल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? यहां पे 1 माइनस टी करते हैं। एक्चुअल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? 1 माइनस टी। क्योंकि यहां पे भी देखो 1 माइनस टी जैसे ही मैंने किया तो मुझे एक नया परसेंटेज जनरेट हुआ, जो कि सब कुछ काट पीट के हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन जो इंटरेस्ट का आया वो माना जाएगा। दैट इज अ 7%। 10 दिख रहा है, सही है, लेकिन टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है तो 7%। तो इसलिए यहां पे क्या किया जाता है? हमेशा 1 माइनस टी किया जाता है। बताइए यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया? यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया क्या? यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? यस। तो 1 माइनस टी, क्योंकि काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्मूला देखा यार ये लगा दे,
लेकिन y1 माइनस टी, तो वो लॉजिक मैंने बताया क्योंकि हमारे ऊपर उतना ही एक्सपेंस का बर्डन बनता है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब एक्चुअल आपके पॉकेट पे कितना बर्डन पड़ा उसका परसेंटेज आपको जानना है, तो दैट इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मैं बता रहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक तो रिडीमेबल है, एक इरिडीमेबल है, एक रिडीमेबल। अभी मैंने रिडीमेबल वाला स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं आपका इरिडीमेबल वाला ही बता रहा हूं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, बुक का मिल जाए तो बुक का ले लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ले लेंगे। ये है 50% फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिबेंचर टू बी रिडीम एनुअल, ये तो रिडीमेबल वाला है। प्रेफरेंशियल, यहां से देखते हैं। चलिए परपेचुअल सोल बॉन्ड बीइंग 13%। इसके एक एक पार्ट दे रखे हैं, धीरे धीरे जो जो हो पाएगा अभी हमसे जितना करा है उससे। हमें टैक्स ब्रैकेट दे रखा है, टैक्स रेट दे रखा है 30%, तो बॉन्ड भी हमारा डिबेंचर का ही नाम होता है। तो एक परपेचुअल बॉन्ड है जिसके ऊपर कूपन रेट कितने परसेंट है हमारा, 13.5%। तो हमें क्या निकालना है, कंप्यूट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है ईच द फॉलोइंग केसेस। तो मैं सेकेंड केस करना चाहूंगा। सर बॉन्ड है तो इसको के बी भी बोल सकते हो, के बी, बॉन्ड को बी से भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एनपी कह दो, नेट प्रोसीड्स, 1 माइनस में टी इनटू में 100। इंटरेस्ट कितना दे रखा है 13। अब बॉन्ड का फेस वैल्यू नहीं दे रखा, पार दे रखा है, तो आप मान लो बॉन्ड एक 100 रुपए का होगा तो 100 पे ही काम कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट 100 रुपए पे निकालोगे कि तो क्या आएगा 13.5। कितने रुपए का बॉन्ड, 100 रुपए, फेस वैल्यू नीचे रख लेते हैं। 1 माइनस टी, 1 माइनस 0.3, 0.3 इंटू में 100। तो सर के बी कॉस्ट ऑफ बॉन्ड जो आएगा क्या आएगा, एक बार निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ बॉन्ड जो आएगा, जल्दी जल्दी आप भी निकाल के बताइए क्या आएगा। इंटू 0.7, 13.5, 9.45%, 9.45%। यानी अगर हम बॉन्ड को इशू करें तो बॉन्ड के इशू करने की वजह से हमारे पॉकेट पे एक्स्ट्रा जो बर्डन पड़ेगा इफेक्टिव, मतलब सब कुछ टैक्स वैक्स को लेके, वो 9.45% पड़ने वाला है। कितने, 9.45% पड़ने वाला है। ये 10 ईयर बॉन्ड है तो ये रिडीमेबल वाला आ गया, और प्रेफरेंस शेयर है डिबेंचर, ये भी रिडीमेबल वाला आ गया। चलो एक आपको और क्वेश्चन मैं अपने एग्जांपल दे दूं। 10% डिबेंचर रुपीस 5 लाख एंड टैक्स 50%। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। चलिए इसका जवाब दीजिए फटाफट, आपको 2 मिनट का समय मिलेगा। आप बताइए कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या आएगा। यस परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या आएगा। अच्छा मैं सामने से हट जाता हूं, ये लीजिए बताइए कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या आएगा। बताना है आपको, देखो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, आपको फटाफट पेन निकालना है और रजिस्टर भी निकालना है, इधर उधर नहीं देखना है और फटाफट से काम करना स्टार्ट करना है, क्योंकि चैप्टर आसान तभी हो सकता है जब आप साथ के साथ चलोगे, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। डिबेंचर्स का अमाउंट है, यस ये अमाउंट है रुपीस में। रिपीट प्लीज,
मैंने कहा 10% डिबेंचर का अमाउंट है 5 लाख रुपए और टैक्स है 50%, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालना है आपको। फॉर्मूला जो सामने लिखा है वही रहेगा, बस के बी के जगह पे के डी हो जाएगा। साहब बताइए। एक बच्चे ने बताया 0.001 0.001 आयुषी का जवाब आया। चलिए सर बता दो, अभी तो अभी सीख ही रहे हैं, आप सवाल पहले ही पूछ रहे हो तो बता देते हैं। केडी का फॉर्मूला होगा, इंटरेस्ट निकालो, 1 माइनस में टी कर दो, डिवाइडेड बाय आपका जो नेट प्रोसीड्स है वो कर दो। नेट प्रोसीड्स मतलब आपका डिबेंचर का फेस वैल्यू भी हो सकता है। इनटू में क्या करो 100 कर दो, तो इजिकल टू इंटरेस्ट क्या आएगा, इसके ऊपर सीधा निकाल लो, इसके ऊपर निकालोगे तो 50,000 आएगा, और डिवाइडेड बाय कितना करोगे 5 लाख करोगे, और इनटू में क्या करोगे 100 करोगे, और टैक्स तो लेना ही भूल गया, और यहीं पे करोगे 1 माइनस में टी। टी कितना है हमारा 0.5, 50% को ऐसे लिख सकते हैं 0.5, इंटू में 100 कर दोगे तो जो टैक्स रेट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 5%। आंसर ये है। इसका ऑल्टरनेटिव ऐसे भी कर सकते हैं हम, आपके पास इस डिबेंचर का फेस वैल्यू नहीं पता तो वी अज्यूम दैट फेस वैल्यू जो होगा वो 100 मानना है। डिबेंचर के केस में आपको फेस वैल्यू मानना है 100। तो दूसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है इंटरेस्ट 100 के ऊपर निकाल लो, पूरे अमाउंट के ऊपर मत निकालो, सिर्फ 100 के ऊपर ही निकाल लो, पूरे अमाउंट पे नहीं निकालना 100 पे। तो 100 पे इंटरेस्ट बनता है मेरा कितना, अगर 10% की बात करें तो 10, 1 माइनस में टी, 1 माइनस में टी 0.5, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू नीचे रख दो, क्योंकि नेट प्रोसीड्स का मतलब है कितना पैसा आपने लोन में लिया है एक शेयर डिबेंचर पे। एक डिबेंचर का ब्याज है तो एक डिबेंचर ही नीचे, तो 100 रुपए का लिया है, इनटू में क्या करो 100, तो यहां पे जवाब आ गया हमारा कितने परसेंट, 5%। अभी हमने सिर्फ इसका एक ही केस किया, सारे केसेस तब कर पाएंगे हम जब रिडीमेबल वाला भी पॉइंट करेंगे। अभी हम सिंपल सिंपल देख रहे हैं। क्या आपको समझ में आया? 5%। क्या समझ में आया आपको? एक और सवाल दें, एक और सवाल दें आपको करने के लिए, बोलिए सर। दे दो एक और सवाल, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो सर देखते हैं एग्जाम्पल। सर एग्जाम्पल क्या लोगे? मुश्किल एग्जाम्पल लेंगे ना। 10% रुपीस, या रुपीस हटा देते हैं इस बार, 50,000, 10% डिबेंचर, डिबेंचर at the rate 100 each, issue at 10% discount, issue at 10% discount, and tax rate 50%। अब देखो
केडी, केडी। अब 50,000 है तो हमने कहा कि फेस वैल्यू पे लेके चलो और इसके ऊपर तो इंटरेस्ट कितना बन गया 10, 1 माइनस टी, फॉर्मूला लिखते पहले ताकि याद हो, इंटरेस्ट आई कर दिया, 1 माइनस में टी कर दिया और डिवाइडेड बाय आपके कर दिया एनपी, जितना पैसा मिला है आपको इनटू में 100। चलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप करके दिखाएंगे, 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप करके दिखाइए मुझे, आप मुझे करके दिखाइए। सिर्फ 2 मिनट का टाइम आपको करके दिखाना है। उठाइए पेन और उठाइए रजिस्टर और स्पीड में कैलकुलेटर, फोन पे कैलकुलेट मत करिए, कैलकुलेटर रखिए। देखो मैंने एक कैलकुलेटर ले रखा है और मैं इसी का यूज करता हूं, तो इसलिए आप भी कैलकुलेटर लीजिए और यूज करिए, और सिंपल कैलकुलेटर खरीदिए, देखिए नॉर्मल, जिसके अंदर आपका एग्जाम तक या फाइनल ईयर तक आपको एक ही कैलकुलेटर चल जाए। जवाब दीजिए, जवाब। करें, निकाल लिया आप सभी ने? चलिए अब आंसर को देखिए। आंसर इंटरेस्ट आप चाहे पूरे पे निकालिए तो डिवाइड बाई पूरा करना पड़ेगा, एक पे ही निकाल के चलिए, बेटर रहता है, बुक वाले पूरे पे निकालते कंफ्यूजन हो जाता है। तो 10 रुपए का इंटरेस्ट, 1 माइनस टी, 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स का क्या फॉर्मूला लिखवाया था कि जो भी फेस वैल्यू उसमें से डिस्काउंट है तो माइनस कर दो। तो फेस वैल्यू हमारा कितने का है यहाँ पे 100 रुपए का, डिस्काउंट पे इशू किया गया है तो ये माइनस कर दो, तो डिस्काउंट पे इशू किया गया है 10%, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 90। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि हमें पैसे को लेने में कितना एक्सपेंस पड़ा है, तो हमने डिस्काउंट पे इशू किया। डिस्काउंट मतलब हमने आपको आपसे पैसे कम लिए हैं, तो जितना कम पैसे लूंगा तो ब्याज रेट हमारा बढ़ जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा हमारा 5 डिवाइडेड बाय 90 इंटू में 100, तो आंसर इज 5.555%। 5.555%। चलिए एक और सवाल, इसी को कॉपी कर लेते हैं बुक के अंदर ना, क्योंकि देखो बुक वगैरह जो होता है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि बुक के अंदर बहुत सारी चीजें ना बताते नहीं है, वो मानते हैं कि आप बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट हो, और मुझे लगता है, मुझे फील होता है जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि मुझे कहाँ से ख्याल आते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे बड़े परेशान होते हैं। तो उन चीज़ों को मुझे ध्यान रखना होता है कि यार मैं कुछ ऐसा करूं आप लोगों के लिए, इतने एग्जाम्पल करा दूं कि क्वेश्चन देखते हैं आपको लगे यार ये तो पता है, लेकिन बशर्ते वही स्टूडेंट कर सकता है ये चीज़ें जो बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहा होगा, वो सारी चीज़ें कर सकता है। नहीं तो इतनी चीज़ें नहीं लिखी बुक के अंदर। मैंने कहा कि 100 ईच इशू एट प्रीमियम और 10% प्रीमियम पे है, तो मैंने डिस्काउंट वाला भी देख लिया, प्रीमियम वाला भी देख लिया। तो यहां पे केडी पता कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट कितना आएगा इसी के ऊपर निकाल लोगे, दैट इज 10, 1 माइनस में टी हो जाएगा 0.5 और डिवाइडेड बाय, क्योंकि 10% प्रीमियम है तो प्रीमियम प्लस होता है, तो 110 हो जाएगा, इनटू में 100 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, इनटू में 100 हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 110 इंटू में 100, 4.545। अब एक चीज नोटिस मैं करवाना चाहता हूं यहां पे, देखो आप पैसा ले रहे हो 90
और ब्याज दे रहे हो 10 रुपए एक तरीके से, तो उस केस में कम पैसे पे ज्यादा ब्याज है तो रेट इसलिए ज्यादा आया। और यहाँ पे पैसा ले रहे हो 110 और उस पे ब्याज 10 है तो इसका रेट क्या आ गया, देखो कम आ गया, हमारा कम आ गया। चलो आईयूसी ने भी कर लिया। क्या बताइए यहां तक आप सभी को एकदम समझ में आ गया? सभी स्टूडेंट को अभी हमने एक पार्ट किया है, कौन सा, इररिडीमेबल वाला। क्या आप सभी को पता चला कि कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकाला जाता है? एक और सवाल मेरे मन में है कि करा ही दिया जाए, करा ही दिया जाए। चलिए एक और एग्जांपल, क्योंकि जो मेरे माइंड में क्वेश्चन है वो मैं करा दूं तो बढ़िया है। 10%, 10%, 50,000, 10% डिबेंचर at the rate 100 each, 100 each issue at 10% premium and commission paid, 5%, 5%, tax rate 50%, calculate cost of debenture, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। चलिए सर इसका आंसर देखिए अब, के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय एन पी इंटू में 100। तो इंटरेस्ट जो निकलेगा वो तो 10 ही होगा, 1 माइनस टी 0.5 होगा। अब मुद्दा आता है एनपी, तो एनपी कैसे निकालोगे? एनपी हमारा 100 था, क्योंकि ये प्रीमियम पे था तो प्लस कर दो 10, और यहां पे आपने कमीशन भी पेड किया है 5%। तो जब आप कमीशन 5% पेड करोगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपने जो कमीशन दिया होगा उस कमीशन की वजह से आपका पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पॉकेट में कम पैसा आएगा। मान लेते हैं आपने 100 रुपए लोन लिया और 5 रुपए कमीशन दिया, तो आपका ब्याज अगर 10% है तो 10 ही रहा ना, लेकिन आपके पास पॉकेट में पैसे कितना है, 95, तो आपको 95 पे कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो कमीशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे कमीशन, कमीशन को माइनस कर देंगे, और माइनस कितना परसेंट हो गया हमारा, 5%। तो फेस वैल्यू पे ही निकलेगा 5%, दैट इज 5 रुपए। तो ये आ जाएगा हमारा 105 रुपए। तो 105 इंटू में 100। तो एक वर्ड आता है यहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट, अभी मैं लिख दूंगा फ्लोटेशन कॉस्ट 10, 5 डिवाइडेड बाई 105 इंटू में 100। तो ये आ गया हमारा 4.761, 4.761। ये क्या हो गया हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट। सर ये चलिए यहां पे एक और कुछ लिख लेते हैं पॉइंट। इसके बाद यहां पे माइनस, इसी में माइनस होगा, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट। सर फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? दैट इज कमीशन, ब्रोकरेज, ये सारी चीजें, एंड एनी एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा एक्सपेंस इनकर्ड। कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट जब आप इनकर्ड करते हो तो ये आ जाता है। तो आ जाइए सवाल पे, बताइए इसमें कोई डाउट? 4.76 बिल्कुल सही। तो यहां तक में किसी स्टूडेंट को डाउट है? यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट है तो फटाफट बता दीजिए आप। अभी हमने सिर्फ एक पार्ट ही कवर किया है, यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट? जल्दी जल्दी कमेंट में हाँ ना यस नो में जवाब दीजिए।
नो सर, यहाँ तक क्लियर है। तो कल क्लास अगेन है आपकी कितने बजे? 7:30 बजे। और हम अगली क्लास में प्रेफरेंस शेयर भी कंप्लीट कर लेंगे और डिबेंचर को दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे हम। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको रिवाइज करके आने हैं। और बुक नहीं लिया अभी तक तो बुक ले लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी, आगे धीरे धीरे टॉपिक्स बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टाइमिंग मैंने बता दिया। हैव अ गुड डे। और आपको ये पूरा रिवाइज करके आना है, तभी आपको आगे समझ में आने वाला है। तो जो बच्चे अभी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं तो वो इसको जरूर करें और फिर आगे बढ़ें।